हम और हमारा परिवार जिस स्थान पर रहता है वहां पर हमारे जैसे और भी परिवार रहते हैं। हमारा परिवार जिस प्रकार से उस स्थान पर विभिन्न सुविधाओं का सेवन करता है, ठीक उसी प्रकार से और भी परिवार लाभान्वित होते हैं। इस समूह को समाज की भंगिमा प्रदान की जाती है, जहां पर मिश्रित सभ्यताओं का मिलन होता है। यह अध्याय आपको समाज के विषय में कुछ ऐसी ही बातों से अवगत कराने का प्रयास करेगा जो आपको और अधिक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने में सहयोग करेगा। अध्याय 4, समाज का योगदान। प्रत्येक समाज विभिन्न परिवारों का एक संगम होता है, जिसमें समान एवं मिश्रित सभ्यताएं हो सकती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां हमारे लिए कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह सभी विकल्प मूल रूप से हमें चरित्र निर्माण में योगदान करते हैं। समाज में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग अपनी अपनी भूमिका प्रकट करते हैं। एक समाज यदि समान विचारधारा को प्रकट करता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह एक सुव्यवस्थित एवं स्थिरता से भरा हुआ दृष्टिकोण रखता है। किंतु यदि उसी समाज में मिश्रित विचारधाराएं प्रकट होने लगे तो यह मान लेना चाहिए इस समाज में एक बाजारीकरण प्रारंभ हो चुका है। एक ओर जहां बाजार हमारे लिए कई प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करता है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे मानसिक भटकाव का भी कारक बन जाता है। मूल रूप से समाज के द्वारा ही सभ्यताओं का सृजन होता है, तो वहीं दूसरी ओर सभ्यताओं का पतन भी समाज के मिश्रित विचारधाराओं के मध्य में प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का प्रारंभिक अध्याय उसका परिवार देता है, परंतु जीवन का यथार्थवादी परिचय उसे समाज के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक प्रश्न हमारे समक्ष यह अवश्य उठ सकता है, या फिर यह कहें कि उठना चाहिए कि समाज का निर्माण वास्तव में कैसे होता है। यह प्रश्न मूल रूप से हमारे समक्ष रहता अवश्य है, किंतु इसका वास्तविक हल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम हम इस बिंदु पर अपने विचार निर्मित करेंगे, उसके उपरांत हम समाज को उपयोगी बनाने की कला पर ध्यान आकर्षित करेंगे। परंपराएं मूल रूप से प्रत्येक जनमानस की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती हैं। परंपराएं संस्कारों को जन्म भी देती है एवं संस्कारों के द्वारा जागृत भी होती है। परंपराओं का विश्लेषण करने के लिए हमारे समक्ष कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिनमें से प्राथमिक स्तर पर हमारा दैनिक जीवन एक मानक बनता है। एक व्यक्ति प्रातःकाल उठने से पूर्व एक काल्पनिक दुनिया में यात्रा कर रहा होता है, जिसे स्वप्न कहा जाता है। स्वप्न के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को फलीभूत होते हुए देख रहा होता है एवं उन संकेतों को भी पढ़ने का प्रयास करता है जो उसके अवचेतन मन के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल जब वह सोकर उठता है, उसकी यही कल्पना एक काल्पनिक स्वरूप के रूप में प्रकाशवान रहती है। मनुष्य उठने के उपरांत जब जागृत अवस्था में आता है तो उसका चेतन मन सक्रिय हो जाता है। अब वह अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, जो उसे परंपरागत तरीके से संस्कारों के रूप में प्राप्त होती है। उसका परिवार मूल रूप से जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वही मानसिकता समाज की भी होती है। वह अपनी मानसिकता को यदि बदलना भी चाहता है तो समाज के अधिकांश लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वह ऐसा अनुभव करता है कि शायद उसका समाज उसके लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करना नहीं चाहता। किंतु इसके पीछे का मुख्य कारण समाज में व्याप्त पुरानी मानसिकता ही होती है। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति किसी नए विकल्प को अपने समाज के साथ साझा करने का प्रयास करता है, तो उसे प्रारंभिक स्तर पर यदि समाज का समर्थन प्राप्त हो भी जाता है तो वह लंबे समय तक नहीं चल पाता। किसी भी नए विकल्प को सही अर्थों में समझना एक बात होती है और उसी विकल्प को अपने ही जीवन में उपयोग करना दूसरी बात होती है। हमारा समाज जिस प्रकार के आडंबरों से घिरा हुआ है, वह वास्तव में जटिलताओं से भरा हुआ है।
आज हम जिस समाज की कल्पना करते हैं वह समाज मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम अपने दृष्टिकोण को ना बदलें। वर्तमान में हम जिन विचारधाराओं को स्वयं के लिए उपयोगी मान रहे हैं उन्हीं का परिणाम यह है कि हम एक बंधन में स्वयं को अनुभव करते हैं। हमारा समाज बातों का तो धनी है, परंतु यह बातें इस प्रकार से हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती है जैसे सब कुछ सत्यता से प्रमाणित हो, किंतु मानसिक तौर पर हम किसी भी विषय को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आधार ही समाप्त हो गया है। जैसा कि हमने अपनी पुस्तक धर्मार्थ एक वास्तविक सत्य के माध्यम से आपको धार्मिक विचारधारा एवं ऋणों की चर्चा के मध्य बताया था कि हम लोग प्रत्येक कार्य को केवल और केवल झूठे दिखावे एवं अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं। हमने 3 प्रकार की श्रेणियों को समझने का प्रयास किया था जिन्हें सात्विक, राजसी एवं तामसिक रीति से जाना जाता है। इन तीनों की विचारधाराओं में इनके कर्तव्यों के अनुसार भेद प्रकट होता है। सात्विक विचारधारा समाज के उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर को प्रदर्शित करती है जिसमें सत्य, प्रेम, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, शालीनता एवं समर्पण अपने श्रेष्ठ भाग के समान प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विशेष योगदान प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को समर्पित भाव से श्रद्धा के साथ निभाता है। सभी का बौद्धिक स्तर समान भाव से एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ रहता है। सात्विक समाज न केवल अपनी विचारधारा के प्रति जागृत रहता है अपितु कर्तव्यपरायण भी रहता है। दूसरी ओर जब हम राजसी विचारधारा को देखते हैं तो यहाँ पर शालीनता शौर्यता में बदल जाती है, अर्थात हम जीवन में अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को उपयोग करने में थोड़े से असमर्थ बन जाते हैं एवं हमारी छवि कुछ धूमिल पड़ने लगती है। अपनी कुछ विचारधाराओं को समाज तक साझा करने के लिए हमें अपने बौद्धिक बल के साथ शौर्य के प्रदर्शन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। एक बात सदैव हमें अपनी स्मृति में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार की मानसिकता हमारी होती है वैसे ही मानसिकता वाले समाज का हम गठन भी करते हैं। समाज हमारे जैसे लोगों से मिलकर ही बनता है, जिसमें हमें इस बात को लेकर कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि समाज में हमारा किसी भी स्तर पर अनादर अथवा अपमान किया जाता है। राजसी मानसिकता बौद्धिक क्षमता को सम्मानित अवश्य करती है, किंतु इसमें अहंकार का भाव प्रकट होता है। प्रत्येक धार्मिक अथवा सामाजिक कार्य को बड़े उत्साह के साथ किया जाता है, किंतु व्यवस्थाओं से संबंधित सदस्य अपने की मान एवं प्रतिष्ठा को बनाने हेतु प्रदर्शन भी करते हैं। अब हम वर्तमान समय के प्रचलन को आपके समक्ष रखते हैं, जिससे मूल रूप से तामसिक छवि प्रत्यक्ष प्रकट होती है। सत्य, प्रेम, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, शालीनता एवं समर्पण अपनी छवि को खो देते हैं। समाज में मूल रूप से असत्य, घृणा, अविश्वास, झूठा सम्मान, अहंकार, क्रोध एवं शोषण अपनी छवि प्रकट कर देता है। ऐसे समाज को ही तामसिकता युक्त समाज कहा जाता है। यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति झूठे मान और सम्मान को श्रेष्ठ मानते हुए उसके प्रति विशेष आकर्षण रखता है। धार्मिक अथवा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में दिखावा श्रेष्ठ होता है। हमारे शास्त्रों में इस युग को कलयुग की भंगिमा से संबोधित किया गया है, किंतु वास्तव में इस युग में ही पृथ्वी पर श्रेष्ठ ऊर्जाओं का वास भी होता है, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले पुस्तक रावण वध में आपसे करेंगे। हमें समाज को जिस रूप में लाभान्वित करना होता है, हम अपनी ओर से उस प्रयास को भी करते हैं, किंतु अनायास ही हम 5 प्रकार के दूषित विकारों को अपने साथ रख लेते हैं। यह 5 विकार मूल रूप से समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इन 5 विकारों की विस्तृत जानकारी आपको हमारी पुस्तक धर्मार्थ एक वास्तविक सत्य में प्राप्त हो जाएगी।
मूल रूप से आपको यह समझना होगा कि हमारा दैनिक जीवन समाज से न केवल प्रभावित होता है अपितु समाज के दृष्टिकोण के अनुसार दिशा भी प्राप्त करता है। हमें अपने समाज के दृष्टिकोण से अब समझना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने स्वयं के दृष्टिकोण की ओर कार्य करना होगा। इस पुस्तक के पिछले अध्याय में हमने दायित्व के प्रति अपना रुझान व्यक्त किया था। वहां पर हमने समाज को एक विशेष महत्व दिया था, किंतु मूल रूप से हमारा समाज एवं हमारा परिवार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हमें अपने समाज के प्रति यदि कोई भी दायित्व निभाना है तो उसके लिए हमें अपने परिवार में अपनी श्रेष्ठ छवि को जागृत करना आवश्यक होता है। हमारा परिवार हमारे जीवन के प्रारंभिक शैक्षिक स्तर को प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसा ही समाज हम प्राप्त भी करेंगे, किंतु यह तभी संभव है जब हम अपने स्वयं के दृष्टिकोण को समझने की चेष्टा करें। हम अपने समाज को जिस रूप में भी देखना चाहते हैं उसी छवि को हम अपने मानसिक पटल पर उतारने का प्रयास करने की चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात हमें अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से समाज के उस स्तर को अपने मस्तिष्क में रेखांकित करना होगा जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। इस कल्पना शक्ति के लिए हमारे पास वह ज्ञान होना आवश्यक है जो हमारी इस शक्ति को कौशल प्रदान कर सके। सामान्य तौर पर हमारे समक्ष सदैव वैसे ही विचार प्रकट होते हैं जो हम हमारे मस्तिष्क में दिखते हैं। कभी भी जब हम समाज के दूसरे पक्ष के विषय में सोचने का प्रयास करते हैं तो हमारे समक्ष उसकी छवि उपस्थित ही नहीं होती है। वास्तव में हमें हमारी कल्पना करते समय उन विचारों को अपना सहयोगी बनाना चाहिए जिनके लिए हम सदैव चिंतन करते रहते हैं। आइए हम समाज के उस पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं जो हमें सही अर्थों में आनंद का एक स्वरूप प्रदान कर सकता है। समाज में सदैव हम अपने विचारों के माध्यम से ही लेन देन करते हैं। यह लेन देन प्राथमिक स्तर पर उसी स्वरूप में होता है जैसा परंपरागत चलता हुआ आ रहा होता है, किंतु बदलते हुए वैश्विक समीकरण को भी हम समाज में देखना चाहेंगे, ऐसा भी विचार उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए हमारे समक्ष उन विचारधाराओं का स्पष्टीकरण होना आवश्यक होता है जो वैश्विक स्तर पर घटित हो रही होती है। यह वैश्विक विचारधाराएं विभिन्न सभ्यताओं एवं परंपराओं को एक सूत्र में बांधने का एक माध्यम होती हैं। वर्तमान आधुनिक युग में हमारे पास तकनीक अपने सूचनाओं के संग्रह के माध्यम से लाभान्वित करने में सहयोगी बन चुकी है। सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न सभ्यताएं हमारे लिए आकर्षण का अर्थ केंद्र बनी हुई है, किंतु किस सभ्यता का हमारे लिए कितना योगदान होना चाहिए यह जानकारी प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया सिद्ध होती है। मूल रूप से हम एक निश्चित समाज में रहते हैं जहां पर हमें स्वयं को जहां एक और स्थापित करने की चुनौती होती है, वहीं दूसरी ओर अपनी आर्थिक समीकरणों को भी व्यवस्थित करने का मार्ग खोजना होता है। जब हम तकनीक को अपना सहयोगी बनाते हैं तो उस समय हमारे समक्ष जो सूचनाएं प्रकट होती है उनके प्रति हमारा आकर्षण कितना उचित होता है इस विषय में जानकारी हमें नहीं होती और न ही कोई बताने के लिए विशेष तौर पर हमारे पास कोई होता ही है। किंतु उसके उपरांत भी हम उपलब्ध सूचनाओं को सत्यापन की दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें अपने समाज एवं परिवार के मध्य जिन बिंदुओं का सत्यापन करना आवश्यक होता है उनके अतिरिक्त कई अन्य बातों को साथ लेकर भी चलना होता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में जब हमारा मन भ्रमित होना प्रारंभ कर देता है तो हमारे हृदय में एक कंपन भी उत्पन्न होने लगता है। प्रत्यक्ष रीति से हम कार्य तो करते ही हैं, किंतु कुछ कार्यों के विषय में हम यह जानते भी हैं कि संभवतः यह हमारे लिए नहीं बने हैं। ऐसी भ्रमित अवस्था में हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है एवं साथ में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है।
हमारा समाज जहां एक ओर हमारे लिए एक विशिष्ट भूमिका प्रस्तुत करता है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे पतन का भी कारण बन सकता है। जीवन के प्रारंभ एवं अंत के मध्य में जो रेखा खींची होती है, उसको जान पाना हमारे लिए लगभग असंभव सा होता है, क्योंकि यही वह विशेष द्वंद्व है जो हमारे जीवन का एक नया पक्ष प्रस्तुत करता है। इस पक्ष को समझना सबसे बड़े बुद्धि कौशल का कार्य होता है। अधिकांश लोग इसे समझने में सक्षम नहीं होते हैं और अपरिचित धारा के प्रवाह की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जो प्रारंभ में तो आनंद प्रदान करती ही है, किंतु मूल रूप से हमें पतन की ओर भी ढकेलने का कार्य कर देती है। सदैव ऐसा नहीं होता, परंतु हमें संभलकर चलने की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। आर्थिक उथल-पुथल वास्तव में एक ऐसे मानसिक स्तर को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत समाज की विचारधाराओं एवं हमारी पारिवारिक गतिविधियों के मध्य एक द्वंद्व चलता रहता है। मूल रूप से यह द्वंद्व इसलिए रहता है क्योंकि किस प्रकार से समाज सदैव हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, यह हम समझ नहीं पाते हैं। इसके साथ ही हमारे व्यक्तिगत आर्थिक समीकरण किस दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इसको भी हम समझने में असमर्थ ही रहते हैं। हमें केवल यही प्रतीत होता है कि समाज शायद सत्य ही कह रहा है, किंतु ऐसा सदैव नहीं होता है। हमें केवल यह देखना होता है कि जिस रूप में हमें सत्य प्रकाशित किया जा रहा है, वह वास्तविकता से कितना अलग है। वास्तविकता अर्थात एक ऐसा स्तर जहां समाज के सभी लोग लाभान्वित हो रहे होते हैं एवं किसी को भी विशेष कोई असुविधा भी नहीं हो रही होती है। यदि इसके विपरीत किसी भी कार्य में समाज लाभान्वित कम हो रहा हो, तो उसे वास्तविकता से दूर ही माना जाता है। हमारी मानसिकता जितनी उत्कृष्ट होती है, हमें उतना ही आर्थिक बल प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसी मानसिकता को स्वीकार ही नहीं कर पाता, क्योंकि वह सदैव एक भ्रमित अवस्था में ही रहता है। जिस स्वरूप को समाज के मध्य वह देखता है एवं जिसकी कल्पना वह करता है, उसके मध्य एक बड़ा भेद सदैव बना रहता है। ऐसी स्थिति में समाज को समझ पाना इतना सरल नहीं रह पाता है। प्रत्येक समाज मूल रूप से अपनी आवश्यकताओं का गठन बाजार के रूप में करता है। बाजार द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक समीकरण समाज एवं बाजार की व्यवस्थाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से बलवान होता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान भी स्वतः ही हो जाता है, किंतु अधिकांश वह बाजार के प्रलोभनों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं का नवीनीकरण भी कर देता है। बाजार समाज के एक बड़े वर्ग को समझते हुए अपने कार्यों का निर्धारण करता रहता है। प्रत्येक बाजार का उपयोग उद्योगपति एवं व्यापारी वर्ग इस प्रकार से करते हैं जिसके द्वारा में समाज में अधिक से अधिक अपने उत्पादों को बेच सकें। ऐसा करने के लिए वह प्रत्येक उस विधि का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा समाज उनसे लाभान्वित हो सके एवं अपनी सुविधाओं का नया समीकरण तैयार कर सके। कुछ समय पूर्व समाज आवश्यकता के अनुसार बाजार का उपयोग करता था, किंतु अब बाजार समाज की आवश्यकताएं नए नए स्वरूपों में उपलब्ध कराता है। ऐसी स्थिति में समाज प्रत्येक सुविधा का एक समीकरण तैयार करता है एवं इस समीकरण से नई विचारधाराओं का निर्माण होना भी प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो इस नवीन विचारधारा एवं समीकरणों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। एक सामान्य जनमानस अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को समाज तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस गति से समाज बदलाव को स्वीकार करना चाहता है, उस गति से प्रत्येक जनमानस स्वयं को सक्षम नहीं बना पाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समाज के अधिकांश लोग अपने आर्थिक समीकरणों को गति देने में सक्षम नहीं हो पाते। यह वह क्षण होता है जिसमें स्वयं की छवि को खोज पाना एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है।
क्योंकि जब अधिकांश लोग एक दिशा में भ्रमण करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति उन्हें रोकने में भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। पिछले अध्याय में हमने जिन दायित्वों की चर्चा को समाज के दृष्टिकोण के लिए छोड़ा था, अब उसे यहाँ पर हम समझने का नया पक्ष देखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति जब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रह पाता है, तो वह अपने उन दायित्वों को कुछ हल्केपन में लेना प्रारंभ कर देता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वह समाज के प्रति अपना आकर्षण अधिक दिखाते हुए नए दायित्व को चयन करते हुए निभाना प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में वह अपने परिवार से कुछ दूरियां बनाते हुए समाज के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करता है। यह स्थिति जितनी आनंददायक प्रारंभ में लगती है, उतना ही एक जटिल पक्ष भविष्य में तैयार कर देती है। वास्तव में बाजार को इस प्रकार सजाया जाता है जिससे समाज के अंदर उसके प्रति उत्सुकता बनी रहे। एक कहावत प्रचलन में है, व्यापार एवं युद्ध में लाभ ही सर्वोपरि माना जाता है। इस लाभ प्राप्ति हेतु उद्योग जगत नए नए विकल्प प्रस्तुत करता रहता है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक उनका सामान बाजार में बिक सके। एक सामान्य व्यक्ति इस योजना को सरलता से समझ नहीं पाता है। उसे समाज के प्रति मूल रूप से जिन दायित्वों का निर्वाह करना होता है, वह उन्हें सही अर्थों में समझ ही नहीं पाता है एवं उन बिंदुओं की तरफ कार्य करना प्रारंभ कर देता है जिनको वह आकर्षण के माध्यम से देख रहा होता है। किसी एक बिंदु की ओर का आकर्षण दूसरे बिंदु की ओर प्रेरित करता है एवं धीरे धीरे वह अपने पूरे जीवन को बाजार के अनुसार बदलना प्रारंभ कर देता है। बहुत हद तक यह बात उचित भी रहती है, किंतु एक सीमा क्षेत्र के बाहर निकलकर व्यक्ति स्वयं को ही भूलने लगता है। व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक स्थिति के मध्य जिम्मेदारियों का उसे निर्वाह समाज के प्रति करना होता है। उसका मूल्यांकन करने में उसे असमर्थता अनुभव होने लगती है। परिवार समाज का एक अभिन्न अंग होता है एवं इसी समाज के अनुसार उपयोगी भी बना होता है, परंतु एक निश्चित सीमा क्षेत्र तक ही। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में प्रगतिशील बनना चाहता है, जिसके लिए वह अपने समाज का विशेष योगदान भी चाहता है। समाज में प्रत्येक परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, किंतु कुछ ऐसे समीकरण प्रयोग में लिए जाते हैं जिनका उपयोग समय के बदलते परिवेश के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है। इस दिशा में सोचने का विशेष दायित्व व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति मूल रूप से उन बिंदुओं पर अधिक सोचता है जो उसकी दिनचर्या के अनुसार उसे सुख प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दायित्व वह तभी तक निभाने में सक्षम रहता है जब तक उसे अपने सुखों का कोई विशेष बाधक उत्पन्न नहीं होता है। जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह एक बदलाव की ओर जाने के लिए प्रयास अवश्य करता है। इस बदलाव को प्राप्त करना जितना सरल लगता है, उतना वास्तव में होता नहीं है, जिसके पीछे का कारण समझना अत्यंत आवश्यक होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, वह मूल रूप से मिश्रित विचारधारा से निर्मित होता है। प्रत्येक विचारधारा हमसे समय एवं सहयोग मांगती है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए समय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। हमारा समय यदि हमारे नियंत्रण में रहे तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है, किंतु यदि यह संभव नहीं हो पाता है तो हमारे समय का उपयोग सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा स्वाभाविक तौर पर होना प्रारंभ हो जाता है, जिसका हम मूल्यांकन भी नहीं कर पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का समय उसके नियंत्रण में नहीं रह पाता है और वह बहुत ही सहजता से समाज के लिए अपना समय व्यर्थ में गवा देता है। किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना अत्यधिक आवश्यक होता है, किंतु जिस प्रकार के वातावरण में अपने समय को व्यतीत करता है, उससे उसका मानसिक नियंत्रण नहीं हो पाता है। अधिकांश लोगों का समय कोई अन्य पक्ष बहुत ही सहजता से उपयोग कर लेता है।
व्यक्ति अपनी ओर से चेष्टा तो पूरी करता है, किंतु परिणाम उसके पक्ष में कम ही आता है। अपने पक्ष में समय को करने के लिए जिन मुख्य उपायों को व्यक्ति को करना चाहिए वह उन्हें नहीं कर पाता, जिसके पीछे का मुख्य कारण मानसिक भ्रमित अवस्था है। अधिकांश लोग समाज के विभिन्न पक्षों को जब देखते हैं, उनको कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। समाज में विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिनका वास्तविक आधार सही अर्थों में ज्ञात नहीं हो पाता। चाहे किसी भी क्षेत्र को देखा जाए, वहीं पर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि उसे अपने समय का सदुपयोग वास्तव में करना किस प्रकार है। मूल रूप से जिसे वह सदुपयोग समझ रहा होता है, एक लंबे अंतराल के उपरांत वही समय अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है। समाज को जिस नवीन बदलाव की आवश्यकता होती है, वह उसे सही अर्थों में उपयोग में नहीं ला पाता। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति स्वयं को मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रख पाता। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसका सीधा तात्पर्य मन की शीतलता एवं स्थिरता की ओर संकेत करता है। वैसे तो इस विषय पर जितना अधिक गहराई से चिंतन किया जाए उतना ही कम होगा, किंतु यदि सारांश जानने का प्रयास किया जाए तो वर्तमान में समाज के अधिकांश लोग अपना जीवन दिशाहीन अवस्था में जी रहे हैं। मानसिक तौर पर ऐसे सभी लोगों को अस्वस्थ मानसिक श्रेणी में रखा जाता है। अब इस विषय पर समाधान प्राप्त करने का एक मार्ग हमें पता होना चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति किस स्तर की है। हमारी पुस्तक, जिसका शीर्षक नेटवर्क उद्योग की वास्तविकता है, में इस विषय पर विशेष टिप्पणी की गई है। यहाँ पर आपके समक्ष एक दूसरे पहलू को रखने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में जिस विशेष उद्देश्य को लेकर समाज का चयन करते हैं, उसे मूल रूप से परंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी सेवाओं को समाज के साथ साझा करते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारी ही भांति अपनी सेवाओं को साझा करता है। वर्तमान आधुनिक युग में प्रत्येक सेवा को एक धनराशि के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसे हम सेवा शुल्क भी कहते हैं। अब यदि हमारी सेवाओं का हमें उचित शुल्क नहीं मिल पाता, तो हम मानसिक तौर पर हतोत्साहित अनुभव करते हैं। किंतु मूल रूप से हमें यह भी ज्ञात नहीं होता कि हमारी सेवाओं का वास्तविक शुल्क होना क्या चाहिए। यह विषय मूल रूप से बाजार पर निर्भर करता है। हम जिस बाजार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वहां पर समान रूप से सेवाएं देने वाले जितने लोग होते हैं, उनकी सेवाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी किसी भी बनाई गई वस्तु को बाजार में बेचता है, उसके मूल्य को निर्धारित करने का एक स्तर होता है। वह उस स्तर से यदि अधिक धनराशि की मांग करता है, तो ग्राहक उसके पास नहीं जाता है। प्रत्येक सेवा का धन लाभ मूल रूप से समय, काल एवं परिस्थिति निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रतिदिन उपयोग में आने वाले चाय की बात करते हैं, इसका शुल्क स्थान एवं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। एक कप चाय 5 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की हो सकती है, किंतु यह निर्भर उस स्थान विशेष पर करता है जहां पर इसे सेवा के रूप में प्रदान किया जा रहा है। आप संभवतः यह सोच रहे होंगे कि हम इन सारी बातों को आपके समक्ष क्यों रख रहे हैं। मित्रों, जीवन जीने का मूल आधार जिस रूप में हम देखते हैं, वह वास्तव में होता ही नहीं है। हमारे जीवन में जिस प्रकार का दृष्टिकोण हमारा विकसित हो जाता है, उसी प्रकार हमारी मानसिकता भी कार्य करने लगती है। हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं, वह किस स्तर तक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमारा जीवन हमारे लिए जितना उपयोगी होना चाहिए, उतना सामान्य तौर पर हो नहीं पाता है।
एक सामान्य सी ग्रामीण घटना आपके समक्ष रखते हैं, जिससे आपको मानसिक विचारधाराओं के विषय में समझ में सहजता अनुभव होगी। किसी भी समाज की प्रकृति का मुख्य स्रोत वहां की शैक्षिक व्यवस्था होती है। शैक्षिक व्यवस्था में वित्तीय योग्यता को भी सम्मिलित होना आवश्यक होता है। यदि छात्रों को इस विषय पर शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो वे एक लंबी अवधि तक रोजगार को सही अर्थों में प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में अधिकांश छात्र न्यूनतम वेतन पर ही अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी के जीवन में उत्साह की कमी देखी जाती है। क्योंकि आर्थिक स्तर पर मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है, और जब यह स्थिति सबको प्राप्त नहीं हो पाती है, तब वह दिशा भ्रमित भी हो जाते हैं। जब अधिकांश लोगों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है, तो भी न्यूनतम स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। वे सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में सेवाएं तो देते हैं, किंतु एक आर्थिक परतंत्रता में जी रहे होते हैं। शहरों से अधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र हो गए हैं, जिसका कारण बदलते हुए समय का सही अर्थों में ज्ञान उपलब्ध न होना है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते हुए आधुनिक युग के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का सही स्तर उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप वे सभी लोग अपनी आजीविका को लेकर या तो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, या फिर अवांछित क्रियाओं में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बाजार के अनुसार रुपए की गिरती भूमिका ने भी अधिकांश लोगों को रोजगार से वंचित कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश लोग बदलते युग के समीकरणों को सीखने एवं समझने में अयोग्य सिद्ध हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश देशों की सरकारें भी चिंतित रहती हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सकती है, किंतु ऐसा होते हुए भी हम बदलाव से बहुत दूर है। अपने अगले अध्याय में, जिसका शीर्षक बदलते परिवेश में मानसिक स्थिति है, आपको मानसिक स्थिति के उन आयामों के विषय में बताया जाएगा जिनके द्वारा आप स्वयं का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाएंगे। इस पुस्तक में आपकी रुचि को देखकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। साथ ही हम आपके समक्ष सूचनाओं को अत्यधिक गहनता एवं गंभीरता से प्रस्तुत करने का दायित्व अब बढ़ चुका है। आपसे यह अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को अपने मित्रों तक साझा अवश्य कीजिएगा। हमने आपके लिए एक विशेष कार्यशाला का निर्माण कर रखा है, जिसके द्वारा आप अपने आर्थिक समीकरणों को सरलता से सुधार सकते हैं और एक प्रसन्न जीवन शैली का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके विषय में आपको लिंक प्रदान किया जा रहा है।